गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घरों पर रहते होंगे और अपना जो अध्ययन का कार्य है, पढ़ाई का कार्य है वो कर रहे होंगे। आज हम अवतल दर्पण के द्वारा जो हमने कल टेबल सीखी थी, 6 स्थितियाँ सीखी थी वस्तु को रखने की, बिंब को रखने की, उनसे संबंधित चित्र बनाते हैं कि उनसे संबंधित कैसे हम अपनी कॉपी के ऊपर चित्र बना सकते हैं, कैसे उनकी स्थितियों को दिखा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, प्रत्येक चित्र को 6 चित्र हैं, बड़े अच्छे से ध्यान से देखने हैं। तो पहली स्थिति थी हमारी कि वस्तु अनंत पर हो। सबसे पहले हम दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि अवतल दर्पण ही कैसे बनाना है। आपको करना क्या है, कॉपी पर एक कम से कम भी 6 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन लगानी है। जहाँ से एक सिरा सी लिख देंगे, केंद्र मानेंगे, और दूसरे सिरे पर हम पी लिख देंगे। प्रकार की नोक आप सी पर रखिए, पी तक खोलिए और एक चाप लगा दीजिए बच्चों। कम से कम भी 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर लेंगे तो जो आपकी जो चाप है बच्चों वो ज़्यादा गोलाकार नहीं होगी, ठीक है, वो थोड़ी सी चपटी दिखाई देगी पीछे वाले की तरफ, क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ है। तो पीछे की तरफ हम इस पर कलर के लिए डैश डैश लगा देते हैं ताकि ये लगे कि हमने पीछे क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है। और इस हमारे दर्पण अवतल दर्पण को हमने नाम क्या दे दिया है, MN। अब इसको अवतल दर्पण में फिर दोबारा उतारा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इसका चमकीला पृष्ठ है जहाँ से प्रकाश टकरा कर वापिस आएगा वो कहाँ है बच्चों, अंदर की तरफ है, ठीक है। बिल्कुल अब हमने 6 सेंटीमीटर ली थी तो बिल्कुल इसका आधा कर दीजिए और वहाँ क्या ले लीजिए, मुख्य फोकस। मैं दोबारा नाम याद दिला रहा हूँ बच्चों, ये क्या था हमारा वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस और ये ध्रुव यानी के पोल। और जो हमारी लाइन सीपी लाइन थी ये वाली, ये क्या थी हमारी मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष की खास बात क्या होती है, ये दर्पण के साथ 90 डिग्री का लगभग के आसपास कोण बनाती है। और ये वो किरण एक किस्म से हम कहते हैं जो बिल्कुल सीधी जाती है और टकराने के बाद वापिस उसी रास्ते से आ जाती है। अब हमारी पहली स्थिति थी कि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। मैं वस्तु की स्थिति यहाँ लिख रहा हूँ, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति कहाँ पर है हमारी, अनंत पर है। अब अनंत के लिए मैंने कल भी बताया था बच्चों आपको कि अनंत के लिए हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, सूर्य को ले सकते हैं। और अवतल दर्पण के लिए मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था क्या कि आप अपने घर पर एक चमकदार सी चम्मच लीजिए और चम्मच का अंदर की तरफ धंसा हुआ सिरा किसका काम करेगा, हिस्सा किसका काम करेगा, अवतल दर्पण का काम करेगा। तो अब आप क्या कीजिए, अनंत पर से हम क्या करते हैं, सूर्य की किरणें कैसे आएंगी, समांतर। तो एक किरण इस मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर ऊपर को लेकर आइए और एक कहाँ से लेकर आइए, नीचे से। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों ऊपर को लेंगे तो पता क्या, टकराने के बाद वो आनी कहाँ है, फोकस पर। चाहे 2 की जगह आप ऊपर 3 ले लीजिए, नीचे 3 ले लीजिए, लेकिन हमें कम से कम भी चित्र बनाने के लिए कितनी किरणों को लेकर आना है, 2 किरणों को लेकर आना है। टकराएंगी और इसी अवतल दर्पण की खास बात क्या थी, ये किरणों क्या करता है, इकट्ठा करता है। किरणों क्या करता है, ये इकट्ठा करता है। तो ये टकराने के बाद कहाँ मुड़ जाएंगी बच्चों, फोकस पर। कहाँ मुड़ जाएंगी, फोकस पर। तो अब हमें यहाँ इसके साथ क्या क्या लिखना है, प्रतिबिंब के बारे में भी साथ में लिखना है बच्चों। बुक में वस्तु को बिंब भी लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है, आप वस्तु भी लिख सकते हैं, बिंब भी लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या लिखेंगे, उसकी स्थिति कहाँ पर बना है, फोकस पर। कैसा बना है, उल्टा। साइज कैसा है, बिंदु साइज। कल भी टेबल याद करने के लिए बोला था ना, तो आप उसको याद कीजिए, ठीक है, वरना अगर चित्र ध्यान से बनाएंगे तो फिर याद भी करने की जरूरत नहीं है। बिंदु साइज है और वास्तविक है। तो ये था बच्चों हमारा पहला चित्र जिसके अंदर वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। अगर यहाँ पे कुछ चाहते हैं कि कुछ दिखाना चाहते हैं तो यहाँ बस ऐसे ही लिख दीजिए, अनंत पर। अनंत से 2 प्रकाश किरणें आई, हमारे दर्पण से टकराई, टकराने के बाद कहाँ चली गई है, मुख्य फोकस पर चली गई है। फोकस पर इकट्ठा हो गया है, साइज कैसा हो गया है, बिंदु साइज हो गया, प्रतिबिंब का उल्टा है और वास्तविक है। तो ये थी हमारी पहली स्थिति। अब बच्चों हम बात करते हैं इसकी दूसरी स्थिति की। दूसरी स्थिति में क्या था, सी से परे यानी सी से पीछे।
ये हम पीछे वस्तु दिखा सकते हैं, और वस्तु का जो ऊपर वाला सिरा है उसको मैंने तीर के निशान से दिखा दिया है, तो इसका नाम रख दिया मैंने ए बी। ठीक है, अब इसके लिए हम दो किरणें लाएंगे। पहली किरण तो वही थी, देखो ध्यान से, इसके समांतर ले आइए, इसके ऊपर से बिल्कुल टकराने के बाद कहाँ जाएगी बच्चों ये? अब तो बहुत सारे बच्चों को याद हो जाना चाहिए कि ये कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से, इनके फोकस से जाएगी। और दूसरी स्थिति हम फोकस से निकाल देते हैं, टकराने के बाद ये इसके समांतर हो जाएगी। जहां दोनों किरणें एक दूसरे को काट गई वही क्या बन जाएगा हमारा? प्रतिबिंब। साइज देख सकते हैं आप, इसका बहुत इतना साइज था, इसका साइज क्या हो गया? स्मॉल हो गया है, ए डैश और बी डैश। तो कहाँ बड़ा प्रतिबिंब? सी और एफ के बीच में साइज में क्या है? स्मॉल हो गया, छोटा हो गया है। ठीक है, उल्टा और वास्तविक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, तीसरी स्थिति में क्या था? वस्तु कहाँ जाए? सी पर। वस्तु कहाँ जाए? सी पर आ जाए। तो फिर से एक किरण लीजिए सामने इसके मुख्य अक्ष के समांतर, और टकराने के बाद कहाँ से निकाल दीजिए? फोकस से निकाल दीजिए। दूसरी किरण कहाँ से ले लीजिए? मुख्य फोकस से ले लीजिए। टकराने के बाद वो कहाँ जाएगी? इसके समांतर चली जाएगी, और समांतर जाकर आप देखेंगे कि वो कहाँ काट रही है? बिल्कुल है सी पर। कहाँ कट कर रही है वो? सी पर। यदि मैंने इसको नाम ए बी दिया था तो अब क्या दे देते हैं? ए डैश बी डैश। एक बात का बच्चों बिल्कुल ध्यान रखना कि किरण आने का और टकरा के बाद जाने का दोनों निशान बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, तभी तो उसको पता चलेगा नहीं कि किरण कहाँ से आ रही है, किस दिशा से आ रही है, किस दिशा में जा रही है। अब की बार अगर हम देखेंगे तो साइज क्या है? इक्वल है। साइज कैसा हो गया बच्चों? बराबर है। कहाँ बनी है? सी पर ही बनी है, वास्तविक और उल्टी है। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए इस चित्र को। यहाँ पर मैं फिर बता देता हूँ कि वो बराबर है, सी पर वस्तु थी तो प्रतिबिंब कहाँ है? सी पर ही है, बराबर साइज में, और उल्टा हो रहा है वास्तविक। एक बात का और बच्चों ध्यान रखना कि पेंसिल थोड़ी शार्प लेना। मार्कर है मेरे पास, मार्कर इतना शार्प नहीं होता, लेकिन आपको पेंसिल बिल्कुल शार्प कर लेनी है, यानी आगे से बिल्कुल नुकीली रखनी है, और अच्छी पेंसिल का प्रयोग करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सी और एफ के बीच में रख दीजिए वस्तु, कहीं भी रख दीजिए, बिल्कुल मिड में रखना कोई जरूरी नहीं, बीच का तो यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए। फिर वही एज इट इज एक लेकर जाइए और पैरेलल निकाल दीजिए, समांतर टकराने के बाद कहाँ से चली जाएगी? फोकस से। दूसरी फोकस से ले जाइए, टकराने के बाद समांतर कर दीजिए इसको। तो आप देखिए कि प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। प्रतिबिंब का आकार कैसा हो गया है? बड़ा हो गया है। और कहाँ बना है? सी से पीछे बना है, वास्तविक और उल्टा है। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, वस्तु कहाँ रखी थी? सी और एफ के बीच में रखी थी। प्रतिबिंब कहाँ बना है? सी से पीछे बना है, बड़ा बना है, वास्तविक है और उल्टा है। नेक्स्ट प्रोजेक्शन क्या हमारी? एफ पर रख दीजिए वस्तु को, जेड को कहाँ रख दीजिए? एफ पर। तो फिर एक तो हम वही ले सकते हैं लाइन, चलो एक नई लाइन से लेते हैं, एक सी से निकालते हैं बच्चों की बात। जो सी से होकर जाएगी वो टकराने के बाद फिर सी से ही वापिस आ जाती है। सी से कहाँ जाती है बच्चों? वापिस आ जाती है। ठीक है, दोनों नए रूल का प्रयोग करते हैं। और एक हमारा रूल क्या था? जितने डिग्री के एंगल पर वो टकराएगी उतने डिग्री के एंगल से वो क्या जाएगी? वापिस चली जाएगी। तो फिर ये दोनों लाइनें क्या होगी बच्चों? समांतर हो गई हैं। दोनों लाइनें क्या हो गई हैं? समांतर हो गई हैं। यानी कहाँ तक जाएंगी? कहीं नहीं मिलेगी। कहाँ चली जाएंगी फिर ये? अनंत पर। कहाँ चली जाएंगी बच्चों? ये अनंत पर चली जाएंगी। यानी कि कहने का मेरा मतलब क्या है कि यदि वस्तु फोकस पर रखी गई है, मुख्य फोकस पर यदि वस्तु को रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनता है। इसके लिए आप घर पे भी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। जो हमने घर पे चमकदार चम्मच से सूर्य का प्रतिबिंब बनाया था ना, उस प्रतिबिंब को वापस दूसरी चम्मच पे डाल के देख लीजिए, वो कहाँ से पहुँचा देगा उसको? वापस अनंत पर। उसके फोकस पर हम उसको दूसरी चम्मच को रख देते हैं। दो लास्ट वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं ये
क्योंकि कई बार पूछा जाता है ज्ञान बोर्ड में। जब ऑब्जेक्ट वस्तु एफ और पी के बीच में यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाए तो फिर एक तो यही निकाल लीजिए आप लाइन, किरण अपनी सी से जाएगी और टकराकर यहीं से वापस हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम हमने ए बी रख दिया है। और दूसरी हम फिर वही एंगल वाली ले लेते हैं, जितने डिग्री के एंगल से टकराएगी बच्चों उतने डिग्री के एंगल से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब ये समांतर नहीं है, फोकस वाले केस में क्या थी, ये समांतर थी, लेकिन अब ये नहीं है। तो हमें ये पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत होंगी बच्चों, और पीछे दर्पण के पीछे तो कुछ जाने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम कैसी लाइनें खींचेंगे, काल्पनिक रेखाएं, यानी काल्पनिक रेखाएं कैसी खींचते हैं, डॉटेड लाइनें बच्चों। कैसी लाइनें, डॉटेड दानेदार लाइनें खींच दीजिए। दानेदार लाइनें खींच दीजिए बच्चों पीछे की तरफ, दोनों को पीछे की तरफ दानेदार बढ़ा दीजिए, कहीं भी जाकर मिले ये। ठीक है, तो वहाँ मिला दीजिए। और फिर बाद दानेदार ही आपको क्या खींचना है, प्रतिबिंब खींचना है, क्योंकि एक ऐसा प्रतिबिंब है आभासी है। एकमात्र ऐसा पहली बार होगा कि एकमात्र कि जब हमारा जो प्रतिबिंब है वो सीधा आया है, आभासी और साइज में बड़ा है। सीधा है बच्चों ये, क्योंकि ऊपर ही मिल रही है। अभी तक देखा है, देखी थी ना, नीचे मिल रही थी या नीचे की तरफ समांतर हो रही थी, लेकिन अब हमारे मुख्य अक्ष से ऊपर ही मिल रही है। तो सीधा प्रतिबिंब है, आभासी है। ठीक है, और साइज में कैसा है, बड़ा है। और सबसे मुख्य बात है, दर्पण के पीछे है, इसकी स्थिति दर्पण के पीछे बनेगी। तो ये थे हमारे 6 के 6 चित्र। यदि किसी बच्चों को समझ में नहीं आए हो तो मेरे पास जरूर भेजें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारा बच्चों की अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग देखो, सबसे पहले टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट। सर्च लाइट, टॉर्च या वाहनों की हेडलाइट में इसका यूज कैसे होता है, क्योंकि हमने देखा था एक केस जहाँ फोकस की बात आई थी कि फोकस से किरणें, जहाँ वस्तु अगर फोकस पे है तो वहाँ फिर समांतर किरण पुंज प्राप्त हो रहा था, हमें समांतर लाइनें गई थी ना। तो इसका अर्थ क्या है कि शक्तिशाली समांतर, आपने देखा होगा वाहनों की जो आगे हेडलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा, उनकी जो किरणें आती है वो समांतर किरणें आती है और बहुत ज़्यादा क्या होती है, शक्तिशाली होती हैं, यानी कि समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। दूसरा, सेविंग दर्पणों में, सेविंग दर्पणों का मतलब है जहाँ सेविंग के लिए क्या करना पड़ता है, चेहरे को बड़ा करने के लिए कोशिश किया जाता है, तो वहाँ इसका उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ द्वारा, आपने देखा होगा डॉक्टर वगैरह, यदि किसी की जाड़ वगैरह में कीड़ा लग जाता है या दांत खराब हो जाते हैं तो उसको देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। क्यों करते हैं, ये हमने अभी देखा है कि इसने लास्ट पोजीशन में क्या किया था, छोटे को बहुत बड़ा कर दिया था, सीधा का सीधा रखा था। जब हमारी स्थिति कहाँ थी, फोकस हो रहा है ध्रुव के बीच में, तो वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट पॉइंट हमारा सौर भट्टियों में। सौर भट्टियों में कैसे प्रयोग होता है कि सूर्य की किरणों को इकट्ठा करने के लिए, जैसे सोलर कुकर है जो हमने 14 लेसन में पढ़ा था, सोलर कुकर में इस्तेमाल किया था ना कि सूर्य की किरणों को इकट्ठा करने के लिए एक दर्पण लगा देते हैं। तो वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, ताकि सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके उसके अंदर भेजा जा सके और वहाँ पर जल्दी से जल्दी क्या किया जा सके, खाना बनाया जा सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।